अस्सलाम वालेकुम। सादिक लाइब्रेरी में खुशामदीद। चलिए सुनते हैं आगे बाजीगर में क्या हुआ। अभी तो आपका आना ही मालूम नहीं हुआ। नाराजी से बोले, आदमी आता अपने बस से है, जाता पराए बस से है। मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। इतने दूर दराज के सफर के बाद आप आए और फौरन चल दें, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो आपकी हाथतवाजा का मौका ही नहीं मिला। अभी तो मैं कहूंगा कि हमने एक दूसरे को अच्छी तरह देखा भी नहीं। मेरे औसान तो अरशद मियाँ ने बेहाल कर रखे हैं। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो तो मुझे माजूर समझ कर माफ कर दीजिए। आपको क्या बताऊं कि आज दोपहर अरशद मियाँ को फिर वही दौरा पड़ा था। जिस्म पत्थर हो गया था, उसके हाथ पांव अकड़े हुए थे, बत्ती सी भिज गई थी। दौरा कई बार पहले भी पड़ चुका है। जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और देखते ही देखते वो दुनिया माफिया से बेसुध हो जाता है। खुद भी रोता है, दूसरों को भी रुलाता है। इत्तेफाक से मैं घर पे नहीं था। जैसे ही खबर मिली भागा भागा आया। बच्चे परेशान हो गए थे। आपके आने से कुछ देर पहले उसे होश आया है। सारी रात छत पर पड़ा ओस में भीगता रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसकी हालत संभलने की बजाय और गिरती जा रही है। न जाने उसको क्या हो गया है। यकीन जानिए आपके आने से कुछ तसल्ली होगी थी कि अब मैं तनहा नहीं रहा। हालांकि ये एहसास अपनी जगह था कि आप मेहमान हैं और आपको वापस भी जाना है। मेरी दरख्वास्त मान लीजिए, कुछ और ठहर जाइए। मुनीर अली शिद्दत से इसरार करने लगे। तीजतन मिठल मजीद एक रात ठहरने के लिए तैयार हो गया। मुनीर अली रात तक सरगर्म रहे। कभी अंदर जाते, कभी बैठक में आके हमारे पास बैठ जाते। वो रात के खाने पर मोहल्ले के चंद लोगों को भी बुलाना चाहते थे। मिठल के सामने उन्होंने इसका जिक्र किया तो इसने ना तायीद की ना तरदीद। लिहाजा मुनीर अली ने यह इरादा मुलतवी कर दिया। वो बता रहे थे कि मोहल्ले के कई आदमी हमें अपने घर मधु करना चाहते थे, मगर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हम वापस जा रहे हैं तो वो बहुत मायूस हुए। मुनीर अली मोहल्ले के एक आला तालीम याफ्ता बुजुर्ग शाहिद साहब का जिक्र भी कर रहे थे। शाहिद साहब नागपुर के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उन दोनों अपने वतन आए हुए थे। मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था। मुनीर अली ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैंने कहा था कि मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप मिलके बहुत खुश होंगे। बहुत सईद बच्चा है। मालूम ही नहीं था कि 16 दर्जे पास किए हैं। शाहिद साहब ने बहुत इश्तियाक जाहिर किया। वो जब भी कहीं ये सुनते हैं कि मुसलमान बच्चे नई रोशनी की तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, बहुत मसरूर होते हैं। कहते हैं कि हमें नए ज़माने की तालीम में पीछे नहीं रहना चाहिए। अजीब अजीब तरह कायल करते हैं। आदमी सुनकर शर्मशदा रह जाता है कि अफसोस वो कितनी गफलत में था। मैंने इन्हीं की माँ पर बड़े लड़के को अलीगढ़ भेजा है। छोटा भी स्कूल में पढ़ रहा है और साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहा है। बच्चियों को एक उस्तानी पढ़ाने आती है। मौलवी साहब भी उन्हीं के हमनवा थे। पिछली मरतबा जब शाहिद साहब नागपुर से आए थे तो मौलवी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के लिए शदाई हुए कि जब तक शाहिद साहब यहाँ रहे रोज मौलवी साहब से मिलने आते रहे। दीनी मामलात में मौलवी साहब ताक थे तो शाहिद साहब नई तालीम के रमूज़ नुकात के माहिर। दोनों में खूब दिलचस्प तबादला ख्याल होता था। मुमकिन हुआ तो कल सुबह अव्वल वक़्त उनके यहाँ चलेंगे। दीनदार आदमी हैं, पांचों वक़्त पाबंदी से मस्जिद आते हैं। मोहल्ले में सभी उनकी इज्जत करते हैं। आते हैं तो झमगट्टा लग जाता है। माशाल्लाह घर में सब कुछ है, लेकिन अपना अब्बाई मोहल्ला नहीं छोड़ते। कहते हैं कि मुझे यहाँ आकर तुम लोगों के साथ रहकर एक फ़र्क महसूस होती है। मैंने सर झुका लिया। मैं उनसे क्या कहता कि मेरा दिल किसी से मिलने को नहीं चाहता। अरशद के तो हाथ पांव अकड़ भी जाते हैं। वो तो बेखबर भी हो जाता है, मुझसे तो ये भी नहीं होता। रात के खाने पर मुनीर अली ने गुज़िश्ता दिनों से ज्यादा एहतमाम किया। वो पहली बार हमें अंदर घर में ले गए और दलान में रखे हुए एक तख्त पर बिठा दिया। तख्त पे सफेद चांदनी बिछी हुई थी। दरमियान में दस्तरखान बिछा हुआ था। मुनीर अली का घर खासा बड़ा था। वसी सेन, लंबा चौड़ा दलान, फर्श धुला और दीवारों का रंग उजला। दलान में दूसरी जानब एक ऊंची जगह दरी बिछी थी। गांव तकिए थे और कई लालटेनें जल रही थी। पूरा मकान रोशन था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। सेन में रात की रानी की खुशबू फैली हुई थी और दलान से अंदर की तरफ कई कमरे बने हुए थे। कोरा यहाँ दिन में न जाने कितनी बार आई होगी। सेन में मौलवी साहब के घर में खुलने वाली खिड़की भी नजर आ रही थी। वो बदन को हम दे के सर झुका के ही खिड़की से गुजरती होगी और कभी इस तरफ वो और इस तरफ ज़हरा बैठी रहती होगी। मेरे घर में भी ऐसा ही होता था। अम्मी पड़ोस वाली जिजानी से बातें करती थी तो पीढ़ी पर खिड़की के पास बैठ जाती थी और घंटों बैठी रहती थी। खिड़की उस वक्त बंद होती थी जब अब्बा जान आते थे या घर में मेहमान होते थे। मेरी नज़रें हर सिमत घूम रही थी। सामने सामने बावर्ची खाना था। फक्तर मेरी निगाह एक जगह ठहर गई। बावर्ची खाने के कवाड़ों की ओर से सारा झांक रही थी। मैं उसे एक ही नज़र देख सका। उसके कानों में आवेजे झूल रहे थे। गरारा चैम्बर और सब्ज दुपट्टा। उसका रंग आग की तरह सुर्ख हो रहा था। मुझे देखते ही उसका मुंह खुल गया। उसने झट कबाड़ बंद कर दिया और शायद इतनी बदहवासी से पलटी कि छोटी बहन से टकरा गई। दोनों की चीखें एक साथ बुलंद हुई। मुनीर अली दौड़े दौड़े बावर्ची खाने गए और फौरन वापस आ गए। दोनों बहनों ने बहाना कर दिया था कि शामी कबाब तले जा रहे थे, घी में पानी का छींटा पड़ गया था। इसके बाद ज़ारा दरवाजे पर नमदार नहीं हुई। गो मेरी नजरें बार बार उस तरफ उठती रही। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर सब बेकार था। ये महज मेरी खुशगुमानी थी। मुझे पहले ही मालूम था कि मेरी इल्तिजा बेसूद है। ज़ारा मुझे अजनबी से कैसे बात करेगी? मैं तो उसे कोरा की सहेली समझ रहा हूँ, मगर वो मुझे उसका क्यों कुछ समझे। अब हमें यहाँ से जाना ही था। मेरे ज़हन में फिर वही तरकीब आई कि मैं उसे एक खत क्यों ना लिखूं। मैं उसे सिर्फ कोरा के बारे में मालूम करूंगा। किसी के मतलब किसी से कुछ पूछना कोई गलत बात नहीं है। इसमें ज़ारा को कोई ज़रर नहीं है।
मैं अपने खत में पहले ही उससे ये वादा कर लूंगा कि तुम्हारा जवाबी खत तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो जवाब में मुझे सिर्फ इतना बता दे या लिख दे कि कोरा किसी के बारे में इसे कुछ कहती थी या नहीं। उसने ज़हरा से कुछ तो ज़रूर कहा होगा, काश ज़हरा जवाब में सिर्फ चंद सतरें लिख दे। मैंने सोचा कि एक सवालनामे की सूरत में उसे खत क्यों ना लिखूं। मैं उसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि उन सवालात पर हाँ या नहीं के निशानात लगा दे, मगर अलहदा बैठ के खत लिखने और फिर उसे ज़हरा के हवाले करने या किसी जरिए से उस तक पहुंचाने की सूरत मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं खत लिख भी लेता तो उसे देता किस तरह। रात का वक्त था, मुनीर अली ईशा की नमाज से फारिग होकर आ गए थे और अब उनके कहीं जाने का इम्कान नहीं था और उनकी मौजूदगी में दस्तक देकर किसी को बैठक में नहीं बुलाया जा सकता था। बिलफरज अगर बुला भी लिया जाता तो मैं खत उसके हवाले नहीं कर सकता था, ताई के दस्तक के जवाब में खुद ज़हरा ही दरवाजे पर ना आए। मुनीर अली के सामने उनके छोटे लड़के मज्जू से भी इल्तिजा नहीं की जा सकती थी कि वो अपनी बहन को मेरा खत पहुंचा दे। बैठक से मुल्क गुसलखाना वगैरह के लिए जो एक मुख्तसर सी जगह थी, वहाँ एक निचली दीवार घर के सेन में हायल थी। कभी वो जगह सेन ही का हिस्सा होगी। करने वाले मेहमानों की सहूलत के लिए सेन के कोने में दो तरफ दीवार खींच के उसे अलहदा कर दिया था। दीवार में एक दरवाजा भी था। बस यही हो सकता था कि ज़हरा उस तरफ खड़ी हो और उसे पता हो कि मैं रुका फेंक रहा हूँ और वो उसे उठा ले, या फिर रात को किसी वक्त जब सब सो गए हों मैं इस तरफ से दीवार फांद के घर में दाखिल हो जाऊं और खत किसी ऐसी जगह रखाऊं जहां सुबह सबसे पहले ज़हरा की नजर पड़े, बावर्ची खाने में या किसी और जगह, या अगर घर में कहीं ज़हरा दिखाई दे जाए, उसके सोने का कमरा खुला हुआ हो या दलान में ही सो रही हो, तो हाथ उसके सरहाने रखाऊं या उसके दुपट्टे में बांधाऊं। सुबह उठने के बाद उसकी नजर दुपट्टे की गांठ पर जरूर जाएगी, मगर इस तरह दुपट्टे में रुका बंदा देखकर वो मेरे बारे में क्या समझेगी, और ज़हरा तक खत पहुंच भी गया तो क्या जरूरी है कि वो जवाब भी दे। अपनी सहेली की बात किसी को क्यों बताएगी? वो सोचेगी नहीं कि मैं कौन होता हूँ, और अगर कोरा ने उसे मेरे मुतालिक कुछ बताया है तो मेरे बारे में तस्दीक करने से पहले जवाब क्यों देगी? विठल ने यहाँ मेरा नाम दूसरा बताया था, बाबर नहीं। एक दूसरी सूरत भी थी कि मैं रात को घर में कूद के ज़हरा को छत पर ले जाऊं। मुनीर अली बेदार हो गए तो मैं इन्हें एक लम्हे में बेसुध कर दूंगा। मैं अपने आप को छुपा कर जाऊंगा ज़हरा को भी कुछ देर के लिए, जब तक मैं उसे छत पर ले जाऊं। बेहोश हरकत रखा जा सकता है, मैं चाकू दिखाकर भी उसे पूछ सकता हूँ। वो दहशतज़दा जरूर हो जाएगी, लेकिन बाद में उसे इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा मकसद कोरा के बारे में जानने के सिवा कुछ नहीं, तो वो किसी कदर संभल जाएगी। मुमकिन है ज़हरा साहब की मजबूत साबित हो। मैं हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। अरशद और दूसरे घर वालों का इतना मसला नहीं है, मैं आसानी से मकान में जा सकता हूँ। खाना दस्तरखान पर सजा दिया गया था। मुनीर अली ने अरशद को भी साथ बिठा लिया। वो अंदर किसी कमरे में घुसा हुआ था। हमें सलाम करके वो चुपचाप बैठ गया। एक तरफ मैं, विठल और मुनीर अली का छोटा लड़का मज्जू था, सामने अरशद और मुनीर अली। अरशद ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। साफ लगता था कि मुनीर अली उसे जबरन यहाँ लाए हैं। वो नजरें झुकाए हुए अपने पैरों की खाल छील रहा था। उसे देखकर मुझे हिफकान होने लगा। अरशद ने जुबान नहीं खोली। मुनीर अली ने कई बार उसे टोका भी कि वो हमारी तरफ ध्यान रखे कि कहीं हम कोई तकल्लुफ तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसे बावर्ची खाने से गर्म पानी लाने को भी कहा और बिरयानी भी लाने को कहा। अरशद ने उनके हुक्म की तामील की। वो छोटे छोटे लुकमे मुंह में डालता रहा। मुनीर अली ज्यादातर उसकी तारीफ करते रहे कि उसे तालीम का बहुत शौक है। उसके माँ बाप के वाकयात भी सुनाते रहे। अरशद ठंडी ठंडी सांसें भरता रहा और खाना खत्म होते ही वो हमारे दरमियान से उठ गया और दोबारा नहीं आया। मुनीर अली मुरादाबाद में हमारा पता पूछ रहे थे। उनका ख्याल था कि मौलवी साहब से कराबत के बायस हम मुरादाबाद में रहते होंगे। इस जिक्र पर विठल को इन्हें मदु करना चाहिए था, लेकिन विठल ने ना तो वाज़ेह तौर पर मुरादाबाद में अपना पता बताया, ना उन लोगों से वहां आने को कहा। उसने कह दिया कि अभी उसका वहां जाने का इरादा नहीं है और मुरादाबाद जाने से पहले जल्द ही वो दोबारा जसलेमर आएगा। मुनीर अली को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि विठल ने साफ लहजे में बात। हम 12 साढ़े 12 बजे के करीब वापस हुए। विठल आते ही पलंग पर दराज हो गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई गलियों में हु का आलम तारी होता गया। मैंने खुद को चादर में लपेटा, मुंह मेज पोछ से ढांपा और आहिस्ता से दरवाजा खोल के बैठक से मुल्हिक गुसलखाने के हिस्से में आ गया। दीवार पे हाथ रखकर मैंने उसकी मजबूती का भी अंदाजा कर लिया और अंदर झांक के देखा। मकान में धीमी रोशनी हो रही थी। दलान में चारपाई पर कोई सो रहा था। वो यकीनन मुनीर अली होंगे। वहां कोई और चारपाई नहीं थी। ज़हरा अंदर किसी कमरे में हो सकती थी। अगर मैं कूदता तो धमक होती और जितनी देर में मुनीर अली जागते इतनी देर में लपक के मैं उनके पास पहुंच सकता था और इन्हें बहुत देर के लिए होशो हवास से मुअत्तल कर सकता था। उनके लिए गर्दन पर एक मामूली ज़रब काफी होती। मैं दीवार पर चढ़ गया, मगर ऊपर चढ़ के मेरे पैरों में जान नहीं रही। पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए। कई लम्हों तक मैं गठरी बना वहीं बैठा रहा, फिर इसी तरफ कूद पड़ा। विठल सोया हुआ था। मैं अपने बिस्तर पर आकर हाँफने लगा। मैंने रात भर में कई बार इरादा किया, मगर सुबह करीब आती गई, यहाँ तक कि अंदर घर से और कुछ ही देर में मस्जिद में अजान होने लगी। सुबह के 9 बजे होंगे। सवारी बाहर खड़ी थी। हमने बहुत रुकना चाहा, मगर मुनीर अली हमारे साथ बैठ गए और जब तक गाड़ी रवाना नहीं हुई वो स्टेशन पर मौजूद रहे। उन्होंने खाने पीने का बहुत सारा सामान हमारे साथ कर दिया था। मेरे और विठल के लिए एक एक जोड़े का कपड़ा अलहदा था। चलते वक्त उन्होंने हम दोनों को कई बार गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे दुआएं दी और डुबडुबाई हुई आवाज में कहा कि वो हमारा इंतजार करते रहेंगे। गाड़ी लेट थी, हालांकि सफर तवील नहीं था। हम मगरब से कुछ पहले बीकानेर के स्टेशन पर उतरे
और मुंह हाथ धोकर अंदर शहर में चले गए। हमने अपना मुख्तसर असबाब स्टेशन के बाहर एक होटल में रख दिया था। हम ज्यादा दूर नहीं गए, शहर का एक ही हिस्सा देखा होगा कि वापस आ गए। थोड़ी सी तगदो के बाद रात गुजारने के लिए स्टेशन के करीब हमें एक सराय में जगह मिल गई। विठल ने गाड़ी से उतरते ही बंबई से आने वाली गाड़ियों के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। रात को कोई गाड़ी नहीं आती थी। पीरू के आने का इम्कान सुबह ही था, बशर्ते कि उसे तार जल्द मिल गया हो। सराय में बराबर बराबर चारपाइयां लगी हुई थी। हमारे अलावा वहां और भी मुसाफिर थे। यहाँ विठल को हुक्का पीने को मिल गया। रात का खाना हमने होटल में खाया। मुनीर अली के दिए हुए खाने में से बहुत कुछ बच गया था। उन्होंने तोशादान भी दे दिया था। जसलीमर के मुकाबले में यहाँ की रात इतनी हुनक नहीं थी। सराय के बिस्तर के साथ रखी हुई दलाई हमारे पैरों में पड़ी रही। दलाई के बजाय हमने चादरें ओढ़ रखी थी। रात को सराय में ठहरे हुए लोगों की नींदें अचानक उड़ गई। किसी ने सोते में विठल की जेब से रुपये चुराना चाहा था। उसकी आंख लग गई। मैं भी उसके बाजू की चारपाई पर आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। तमाम लोग सोए हुए थे। सारी सराय अंधेरे और खामोशी में डूबी हुई थी। उस आदमी की चारपाई हमसे 3 चारपाइयां दूर थी। उसने दूर से देख लिया था कि विठल ने अपनी वास्कट उतार के सरहाने रख दी है और उसकी सदरी चादर से दार झांक रही है। वो शायद जमीन पर रेंगता हुआ आया था। मुझे भी खबर नहीं हुई, मगर जैसे ही उसने विठल की चारपाई पर आकर उसकी वास्कट पर हाथ डाला, मुझे आहट का एहसास हो गया। मैंने विठल की चारपाई छलांग के उसकी गर्दन दबोच ली। वो इस तरह चीखने और पुकारने लगा जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया हो। सराय में शोर मच गया। वो उल्टा मुझ पर इल्जाम रखने लगा कि मैं विठल की वास्कट से रुपए चुराने की कोशिश कर रहा था। वो ये देकर अपनी चारपाई से भागा हुआ आया। उसे मालूम नहीं था कि मैं और विठल साथ साथ सराय में आए थे। मेरी जस्ट ही पर विठल की आंख खुल गई थी। शोर सुनकर सराय का मालिक भी आ गया और मुसाफिर अपनी अपनी चारपाइयां छोड़कर हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। विठल ने चोर से कुछ नहीं कहा, मगर सराय का मालिक और दूसरे लोग उसे मारने लगे। आखिर विठल ने उठ के उसे छुड़ाया। सब लोग उसे उसी वक्त सराय से निकाल देना चाहते थे। विठल ने सुबह तक के लिए इजाजत दिलवा दी, लेकिन सुबह उसकी चारपाई खाली पड़ी थी। नाश्ते के बाद हम स्टेशन आ गए और एक बेंच पर बैठे रहे। गाड़ियां आती जाती रहीं। मालूम हुआ कि बंबई से आने वाली गाड़ी 12 बजे से पहले नहीं आएगी। 12 भी बज गए, मगर गाड़ी नहीं आई। फिर कोई 1:30 बजे स्टेशन पर हमारी मुंतजर गाड़ी की आमद की घंटियां बजी। विठल प्लेटफॉर्म के वस्त में एक जगह आकर खड़ा हो गया। गाड़ी तेजी से स्टेशन में दाखिल हुई और मैंने शुरू के डिब्बों में जोरा को एक दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया। वो वही था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जोरा के पीछे माछी था। पीरू मुझे नजर नहीं आया। हम लपकते हुए उनके डिब्बे तक पहुंचे। गाड़ी अभी ठहरी भी नहीं थी कि माछी और जोरा ने डिब्बे से कूद कर मुझे ऊपर उठा लिया। उस तरफ पीरू विठल से चिमटा हुआ था। फिर जोरा और माछी मुझे छोड़कर विठल से लिपट गए और पीरू ने मेरे सर पर जोर से अपना सर मार के मुझे जकड़ लिया। वो तीनों एक लम्हे मेरे पास ठहरते और दूसरे लम्हे विठल के पास। वाह दादा, अपन के सामने ये तुम हो ना? पीरू झिझराती हुई आवाज में बोला। बोलो उस्ताद बोलो, अपन की आंख को तसल्ली दो। हाँ पीरू, विठल ने पीरू के बाजू जोड़ दिए। ओए, पीरू की बुलंद आवाज से इतराफ के मुसाफिर भी चौंक गए, लेकिन पीरू सबसे बेखबर विठल को दबोचे हुए था। टेलीग्राम आया तो अपन समझा साला किसी ने मस्करी मारा है, पर अपन बोला देखा जाएगा, जो होएगा देखा जाएगा। क्यों माछी? वो पलट कर बोला। अपन क्या बोलता था? दादा बोलता था कि तार पे उस्ताद विठल का नाम लिखा है, बस इतना बहुत है। माछी ने तेजी से कहा। दादा तुमको बहुत याद करता था उस्ताद, रोज तुम्हारा बोलता था। तुम ठीक हो पीरू? विठल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ विठल भाई, एकदम ठीक। पीरू विठल के हाथ अपने सीने से लगाते हुए बोला। तुम अपना बोलो, तुम किधर रहे? कितने दिन तुमको उधर बंबई से जाए हुए हो गए? तुमने अपना पीरू को भुला दिया। 6 महीने से ऊपर हो गया। अपन उधर कलकत्ते में कोई 20 खत डाला होगा। हर टाइम एक ही जवाब मिलता था कि उस्ताद नहीं है, उस्ताद नहीं है, उस्ताद नहीं है, उस्ताद भी नहीं आया, उसका लाडला भी नहीं है, उसका लाडला भी नहीं है। तुम किधर छुप गया था विठल भाई? बताऊंगा पीरू दादा, सब बताऊंगा, विठल ने रुकी रुकी आवाज में कहा। तुम बोलो, बंबई में सब खैरियत है? फिर कोई आया तो नहीं था? आया था, पीरू सर झटक कर बोला, पर अब सब फिटफाट है। तुम्हारे जाने के बाद साला अपन को फिर ले गया था। 10 दिन अंदर रखा, फिर छोड़ दिया। वो दोबारा भी तुमको लेकर गए थे? विठल ने हैरत से पूछा। हाँ उस्ताद, ले गया था साला, पर वो एक लंबी बात है। तुम अपना बोलो, तुम इधर किधर? इधर छिछुंदर जगह पर। हम कल ही इधर आए थे। पर इधर तुम क्या करता है विठल भाई? पीरू पटपटाती आंखों से बोला। उसे ही बोलने के लिए तुमको बुलाया है। बोलो विठल भाई, जल्दी बोलो, पीरू ने बेचैनी से कहा। आओ अब इधर से चलते हैं। विठल पीरू का बाजू थाम के कदम बढ़ाता हुआ बोला। स्टेशन पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में ठहराव आ गया था। जोरा और माछी ने दोनों जानब से मेरे गले में बाहें डाल रखी थी। माछी मुझे गुदगुदा रहा था और जोरा मेरी आंखों से हाथ लगाए हुए था। वो बार बार उसे चूमता था। प्लेटफॉर्म के लोग मुतजस्सस नजरों से हमें देख रहे थे। जोरा बता रहा था कि अड्डे के तमाम आदमी रोज मेरा इंतजार करते हैं कि शायद मैं वापस आ जाऊं। वो रोज एक दूसरे से शर्त लगाते हैं। मास्टर मार्टी तो मेरा नाम आते ही रोने लगता है। टिड्डे ने अपना नाम भी बंबई में मेरे मशहूर नाम राजा पर रख लिया है। अब वो खुद को राजा जूनियर कहता है और हर वक्त मेरी तरह चाकू उछालता और लड़ता रहता है। सब कहते हैं कि राजा उस्ताद सपना दिखा के चला गया। सपने में आने वाले बड़े बेमरवत होते हैं। जोरा बंबई में मेरे पीछे होने वाले वाकयात एक ही सांस में सुना देने के लिए बेचैन था।
एक ही सांस में सुना देने के लिए बेचैन था। वो मेरे पूछे बिना एक एक आदमी का हाल बता रहा था। कहता था कि झींगा उस्ताद के पाड़े के तमाम आदमी मुझे देखने और मुझसे मिलने के लिए कलकत्ते जाना चाहते थे, मगर मेरा कोई पता ही नहीं था। स्टेशन से बाहर पीरू ने मुझे उनसे छीन लिया। राजा, वो मेरी कमर में हाथ डाल के खींचते हुए बोला, खैर तो है? हाँ पीरू दादा, सब खैर है, मैंने नजरें झुकाकर कहा। उसने मेरी थोड़ी ऊपर उठा ली। तुम में एकदम नहीं बदला। मेरे होठ कपकपाने लगे। बत्ती और धीमी कर ली लाडला राजा। वो मेरे चेहरे पर नजरें जुमाते हुए बोला, क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। अचानक माछी चीखने लगा। विठल ने उसका पंजा पकड़ रखा था। उस्ताद बस करो, माफ करो। माछी का जिस्म फड़क रहा था। पीरू, विठल ने हंसते हुए कहा, इस मस्ताने को क्या खिलाया है? साला चर्बी जास्ती खा लिया है। चाकू खोलो, मैं इसके हाथ का वरम उतारता हूँ। जाने दो विठल भाई, साला खुद किसी से उतरवा लेगा। अपन रास्ते में बोला था माछी। साला सारा हाथ सुझा लिया। उस्ताद विठल देखेंगे तो क्या बोलेंगे? विठल ने तड़पते हुए माछी का हाथ झटक कर छोड़ दिया। इसकी मनजाई करो पीरू दादा। और ये जोरा, जोरा भी मुझे कुछ छड़ा हुआ दिखाई देता है। जोरा मेरी आड़ में हो गया। साला सब मस्ती करता है विठल दादा। अपन ने इसलिए हाथ डाला था कि अभी इनको आके संभालो। जोरा और माछी दोनों की सेहत पहले से बहुत अच्छी थी। माछी के चेहरे से तो खून फूटा पड़ता था। सीना कुछ और चौड़ा हो गया था। गाल भर गए थे। मूछें और बड़ी हो गई थी। पीरू के अड्डे में माछी का हाथ सबसे तेज था। पहली बार जब विठल पीरू के अड्डे गया था, इसने कुछ दिनों के लिए उससे अड्डा मांगा था, तो पीरू ने माछी को आगे किया था कि वो हम लोगों की तस्दीक करे। विठल की बजाय जामू माछी से लड़ा था, मगर वो जामू था। कोई और होता तो शायद माछी इतनी जल्दी बेकाबू ना होता। उसके हाथ में बहुत चमक थी। चाकू की नोक से उसकी निगाह बंधी रहती थी। जोरा का हाथ भी मैंने और विठल ने रवा करने की बहुत कोशिश की थी। पहले से अच्छा खासा फर्क भी आ गया था। इसलिए विठल ने उसे जामू के साथ तिवाड़ी के अड्डे जाने वाले आदमियों में शामिल किया था। मुमकिन है उसने मशक जारी रखी हो। पीरू के साथ उसकी मौजूदगी ही इस बात का सबूत थी कि वो उसके हाथ पर एतबार करने लगा है। अभी हम स्टेशन से बाहर ही आए थे कि किसी होटल का एजेंट हमारे पीछे लग गया और इसरार करके हमें शहर के साफ सुथरे इलाके के एक बड़े होटल में ले आया। रजिस्टर पर नाम लिखाते हुए विठल ने अपना नाम फिर बदल दिया था। उसने हम सब के नाम भी मुख्तलिफ लिखवाए। वो एक बड़ा हॉल जैसा कमरा था, रोशन हवादार। फर्नीचर भी खासा था। एक गोशे में कुर्सियां रखी हुई थी। जोरा, माछी और पीरू के चेहरों पर सफर की धूल जमी हुई थी। बाल भी गर्दोगमार में अटे हुए थे, लेकिन वो कमरे में कदम रखते ही नहाए धोए बगैर कुर्सियों पर फैल गए और पीरू शोर मचाने लगा कि उसे सख्त भूख लगी है। विठल ने होटल में खाने की जितनी किस्में थी सब की सब मंगवा ली। इतनी चीजें आ गई कि कुर्सियों के दरमियान में रखी हुई छोटी मेज पर प्लेटें रखने की जगह नहीं रही थी। भुने हुए मुर्ग, बिरयानी और गोश्त, वो खाने पर इस तरह टूट पड़े जैसे बरसों के भूखे हों। पीरू कह रहा था कि जब उसे तार मिला तो गाड़ी का वक्त नहीं था। रास्ते में उन्होंने सिर्फ चाय और बिस्किट पर गुजारा किया। गाड़ी जगह जगह पर लेट होने पर पीरू का टीटी से झगड़ा भी हो गया। वो बता रहे थे कि हमारे बंबई से आने के बाद पुलिस इन्हें महीने डेढ़ महीने तक तंग करती रही। पीरू के अलावा और भी आदमी उन्होंने दोबारा पकड़ लिए थे। हर जगह से पुलिस का अमला तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने असरनु तफ्तीश शुरू करना चाहिए थी। हवालात में पीरू के सिवा तकरीबन हर आदमी को भूखा प्यासा रखा गया और इन्हें शदीद अजियतें पहुंचाई गई, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। तिवाड़ी के अड्डों पर पीरू ने यके बाद दिगरे अपने आदमी भेजे थे। इसकी वजह एक तो यही थी कि पुलिस मुसलसल नजर रखे हुए थी। दूसरे, तिवाड़ी के बचे कुचे चंद आदमी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उनमें से कई बंबई से भाग गए। कई ने पीरू के पास आकर चाकू फेंक दिए। पीरू के आदमियों ने उनमें से एक एक को ढूंढ निकाला था। तिवाड़ी के खास अड्डे पर पीरू ने अपने एक पुराने दोस्त सिप्रू को भेजा था, जिसने शादी करने के बाद चाकू न उठाने की कसम खाई थी और बंबई की एक बस्ती में खामोशी के दिन गुजारा था। पीरू ने चंद दिनों के लिए उसे मदद की दरखास्त की तो वो वापस आ गया, लेकिन उसने चाकू को फिर भी हाथ नहीं लगाया। उसका काम तिवाड़ी के वसी इलाके पर काम के आदमी मुतय्यन करना था। कभी इसमें मुजाहमत का अंदेशा हुआ तो इसने खुद जाने की बजाय अपने आदमियों को भेज दिया। वो सिर्फ 1 महीने तक वहां रहा, फिर वापस अपने घर चला गया और दोबारा कारखाने में फोरमैन की हैसियत से काम करने लगा। उसने पीरू की दी हुई एक बड़ी रकम भी लेने से इनकार कर दिया था। 3 महीने पहले तिवाड़ी के तमाम अड्डे पीरू के पास आ गए थे। उनका कहना था कि अड्डों से मुतल्लक इलाकों के तमाम लोग बहुत खुश हैं। जैसा कि हमारे सामने उनके दरमियान तय हुआ था, सारा इंतजाम उसी तरह चल रहा है। पहले जो अड्डे तिवाड़ी और पीरू में से किसी के पास नहीं थे, वो जूं के तूं थे। ना उन्होंने दरमियान में आने की कोशिश की, ना पीरू और उसके आदमियों ने उनसे हुज्जत की। मेरे दिल में आया कि पूछूं कि मस्ताना के अड्डे का क्या हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा। पीरू कह रहा था कि उसने अपना अड्डा माछी के सुपुर्द कर दिया है और खुद इधर उधर इलाकों में घूमता रहता है, मगर उसकी असल बैठक अब भी अपने पुराने इलाके में है। शाम तक वो बंबई की बातें करते रहे। उनमें से किसी को भी अपने गिरदोपेश की खबर नहीं थी। एक खामोश होता था तो दूसरा बोलने लगता था, दूसरा कुछ बोलता था तो तीसरा उसे टोक देता था। विठल तवज्जो से उनकी बातें सुनता और दरमियान में दखल देता रहा। कमरे में अंधेरा होने लगा था। विठल ने उठ के बत्ती जलाई तो वक्त गुजरने का एहसास हुआ और पीरू ने जोरा को डांट के चुप करा दिया। साला जुबान को ब्रेक मारो। अभी तुमने पूछा भी है कि विठल भाई ने अपन को क्यों याद किया है? सच दादा, रास्ते भर दिल धकड़ धकड़ करता रहा कि विठल भाई ने इतने दिन बाद अचानक अपन को क्यों पुकारा है। तार में जिस्लेमर लिखा था और बुलाया तुमने इधर बीकानेर में था। अपन इसी बारे में सोचता रहा। इधर आके और तुमको देख के अपन का जी उजला हुआ। ऐसी क्या बात है विठल भाई?
रास्ते में ये जांगलू लोग बोलते थे कि जरूर विठल दादा पे कोई मुसीबत आ पड़ी है। अपन बोलता था कि विठल भाई साला तुम्हारे माफक जंगली नहीं है, तुम साला हाथ चलाते हो, पूरा जिस्म नचाते हो, और वो हाथ कम चलाता है और मगज की फिरकी ज्यादा घुमाता है। बोलो दादा ऐसा क्या है, बोलो दादा ऐसा क्या है? विठल ने सुकून से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ऐसा है? पीरू उछलकर बोला, बोलो दादा, तुमको जसलेमर जाना है, तुम जहन्नम में बोलो। मैंने तुमको जान के बुलाया है, तुम इधर दूर भी नहीं थे, फिर तुम काम बोलो विठल भाई। उसने तेजी से कहा, पर अपन हैरान है साला, ऐसा क्या काम है जो तुम नहीं कर सकता? ऐसा ही है पीरू दादा, अपन की समझ में कुछ नहीं आता। मैं तुमको नहीं बुलाता, पर मेरा उस तरफ जाना ठीक नहीं था जिधर तुमको जाना है। अगर मैं जसलेमर पहुंचते ही उधर चला जाता तब बात दूसरी थी। साफ बात बोलो विठल भाई। विठल ने पीरू को वहां कुछ नहीं बताया। वो उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही जोरा और माची मुझसे पूछने लगे कि विठल को क्या परेशानी है, और मैं उनसे क्या कहता। मैंने कहा, तुम खुद उससे पूछ लेना। वो इस तरह से एक दूसरे का चेहरा तकने लगे और फिर मुझे लेकर बाहर आ गए। होटल पुररौनक इलाके में वाक़या था। बाजार में दुकानें जगमगा रही थी। जोरा और माची चुप चुप से हो गए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने के लिए माटी के बारे में पूछा और मुझे हैरत हुई कि जोरा जुलीन के मुतल्लक सब कुछ जानता है। वो बता रहा था कि माटी रोज सुबह पहले वहां जाता है और फिर अड्डे पर आता है या इलाके में घूमता है। पीरू भी इनकी खैर खबर लेने के लिए आदमी भेजता रहता है। दो एक बार वो खुद भी गया था। पाड़े के बहुत से आदमियों को मालूम है कि मेरा उस घर से क्या ताल्लुक रहा है। लोग नई नई बातें करते हैं, कहते हैं कि राजा की माँ बम्बई में है, वो उससे मिलने जरूर आएगा। मेरी माँ से उनकी मुराद चंपा थी। मैंने तरदीद नहीं की। वो घर जाके मेरे बारे में पूछते होंगे तो चंपा मुझे अपना बेटा ही कहती होगी। जोरा कहता था, माटी बहुत बदल गया है, वो बातें भी कम बनाता है, हर वक्त कुछ सोचता रहता है। पहाड़ में आके रोज पाबंदी से 2-3 घंटे वर्जिश करता है और बलम, लाठी, चाकू, पट्टे वगैरह की मशक करता रहता है। माटी के हाथ में बहुत फुर्ती आ गई है। माची पान खाने और सिगरेट लेने के लिए एक दुकान पर ठहरा तो जोरा ने मुझे उससे कुछ दूर ले जाकर सरगोशी की कि अगर मैं अपने तक महदूद रखने का वादा करूं तो मुझसे एक बात कहना चाहता है। मैंने जल्दी से वादा कर लिया। उसने बताया कि कांते 1 महीने पहले बंबई आया था। वो इधर उधर किसी अड्डे पर नहीं गया, जुलीन के घर में ठहरा रहा। उसने मार्टी के जरिए सिर्फ जोरा को बुलाया था और मार्टी और जोरा दोनों को कसम दिलाई थी कि वो उसकी आमद का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। कलकत्ते में भी वो किसी से कहकर नहीं आया था। जोरा कहता था, कांते की आमद से जुलीन बहुत खुश नजर आती थी। वो सिर्फ 3 दिन वहां ठहरा। उसकी जुबानी जोरा को मालूम हुआ था कि मैं विठल के साथ लंबे सफर पर गया हूँ और हमारी वापसी का वक्त तय नहीं है। जोरा ने कांते से किए हुए अहद का पूरा पास किया, किसी को नहीं बताया। ना मार्टी ने किसी से कुछ कहा। जोरा न जाने क्या क्या बता रहा था। मेरा ज़हन विठल और पीरू में उलझा हुआ था। वो रास्ते में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए थे। मैंने होटल वापस चलने को कहा। वो दोनों भी यही चाहते थे, मगर होटल में विठल और पीरू मौजूद नहीं थे। रात को खासी देर बाद वो वापस आए। मैंने दजीदा नजरों से पीरू का चेहरा देखा। वो तमतमा रहा था, आंखों में तेज चमक थी। उसने झपट के मुझे गले से लगा लिया और देर तक चिमटाए रहा। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन फिर मेरी सांसें उखड़ने और आंखें पिघलने लगी। पीरू ने मुझे और जोर से जकड़ लिया। मेरे साथ खुद भी रोने लगा।